सुना इसके बारे में? डिफिकल्ट चैप्टर एवर, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कोई है ही नहीं फिजिक्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों की भावनाओं को तोड़ता हूँ। और रोटेशन के लिए समझ लेना कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। पर फिर डिफिकल्ट हो कब जाता है? दो कारणों से। पहला कारण, सेम डे रिवीजन नहीं करोगे इस चैप्टर का तो बस खेल खत्म है। दूसरा कारण, पुराना पार्ट नहीं आता। तो ये दो चीज़ें अगर दिक्कत कर रही है तो रोटेशन समझ नहीं आएगा। अगर इन दो जगह आप ठीक हो तो रोटेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी। और एक तीसरा नॉनसेंस कारण जो होता है वो ये होता है अटेंशन ना देना बातों को, ठीक है? उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो एक तीसरा कारण ये मत लेके आना। तो पहले तो मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ लीनियर मोशन। चलो उससे पहले एक टॉपिक से शुरू करते हैं, रिजिड बॉडी। व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी? ये रिजिड बॉडी क्या होता है? इस चैप्टर का नाम एक्चुअली में आपको मिलेगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स के नाम से, और इसी को रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? हाँ, बेटा इसमें हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही रही, बट मूव करना थोड़ा सा गड़बड़ बोल गए तुम। देखो, एक्चुअली में रिजिड बॉडी इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। रियल में दुनिया की कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, ठीक है? पर मैं कह सकता हूँ कि एक बॉडी है और इस पर मैं कितना भी फोर्स लगा दूँ, इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे। मतलब कि दूसरी भाषा हम समझे, ये कभी भी डिफॉर्म नहीं होगी। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग? रिजिड बॉडी। असली क्या है कि अगर इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे तो ये कौन सी बॉडी कहलाएगी? रिजिड बॉडी। अब बात करें व्हाट इज ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या होता है? एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो कोई बॉडी किसी पाथ पे मूव कर रही है और इसके सारे एटम्स जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा, मतलब मान लो दो एटम्स के पाथ हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहे, मान लेते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ कर्वीलिनियर मोशन, अगर यही एटम्स एक पाथ फॉलो करें और वो पाथ कुछ ऐसा हो, ऐसा पाथ हो, मतलब ये पाथ कैसा कर रहा है? हर पॉइंट पे कर्व कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होती तो वो कर्वीलिनियर है। ये दोनों तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन, ये बड़ी जोरदार कहानी। तो पहले रिजिड बॉडी की डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहोगे तो लिखो रिजिड बॉडी। इसमें अच्छा डिटेल में बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है, पर मैं बताना नहीं चाह रहा इसको, कुछ खास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। मैं सीधे चलूँगा रोटेशनल पे। पहले रिजिड लिख लो, रिजिड बॉडी। अ बॉडी when we apply any amount of force, a body, sorry on a body होना चाहिए था, on a body when we apply any amount of force the intermolecular distances will not be changed is known as a rigid body. आज की कहानी कुछ देर तो सोचने पे डिपेंड करेगी, थोड़ा सा सोचना। अब अपन अगला टॉपिक डालो, रोटेशनल मोशन। हाँ,
टॉपिक टॉपिक आप किसे कहोगे एक रोटेशनल मोशन? और अगर मैं मान लो रोटेशनल मोशन बोलता हूँ फिर बोलोगे सर ये तो फिर अच्छा चलो आप लोग पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करो क्या होगा, क्या हो सकता है रोटेशनल मोशन? कुछ भी गलत सही कोशिश तो करो, क्या हो सकता है रोटेशनल मोशन? ऐसे मत जाओ, ये बहुत आगे की बात चलेगा। जब बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल मोशन, ये पंखा भी तो शायद रोटेट कर रहा है ना, तो यार फिर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या था? हाँ एक्चुअली में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर सर्कुलर मोशन आपने एक पार्टिकल के लिए पढ़ा था, आप ये सोचो। तो बेटा वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होता है। रोटेशनल मोशन फिक्स एक पॉइंट पर ही होता है एक्चुअली में, ठीक है, और जो आप दूसरा देखते हो वो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों होता है वो, ठीक है, इसमें ये चीज़ भी आएगी, वो आगे चल के आएगी। तो अभी तो मैं सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि रोटेशनल मोशन किसे बोलेंगे? तो देखो अगर वो मेरे 3 पॉइंट्स को फॉलो करता हो तो मैं रोटेशनल मोशन बोलूँगा, लेकिन अब वो तीनों पॉइंट समझने से पहले समझो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो ये दो इसी में आ जाएगा, रोटेशनल मोशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला पॉइंट है मेरा ऑल द पॉइंट्स, लिख लो, या ऑल द पॉइंट्स का मतलब ऑल द एटम्स, ठीक है, तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, all the points of the body having a circular motion, having a circular motion about a fixed line, about a fixed line, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स लाइन, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब देखो जरा, जैसे मान लो बच्चों ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अबाउट बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ये ऐसे घूम रहा था, ये वाला ऐसे घूम रहा था, इसके आगे एक और पार्टिकल था वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, लेकिन इन सब पार्टिकल्स के लिए एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो क्या मैं इसी बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि सभी सर्कल्स का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करना चाहिए? मानते हो इस बात को? तो सभी सर्कल का सेंटर कहाँ होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, all the centers of these circles, all centers of these circles must lies on axis of rotation, ठीक है। अब देखो तीसरी बात को मैं दो तरीकों से बताऊंगा, तो दोनों को एज अ पॉइंट लिख लेना तीसरे पॉइंट में। एक चीज सोचो, ये सारे सर्कल क्या हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो दूसरे सर्कल का पाथ नहीं कट करेगा, तो यानी जरूरी है कि सारे के सारे सर्कल्स का जो प्लेन होगा वो मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या हो? परपेंडिकुलर। तो लिखो all the circles must have to perpendicular to the
axis of rotation, perpendicular to the axis of rotation, otherwise axis of rotation, otherwise it will intersect the other circle. और कभी भी ऐसा होता है तो वो रोटेशनल मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के लिए ये तीन कंडीशंस ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों ट्रू नहीं है तो मतलब रोटेशनल मोशन नहीं है। तो ज़रा मुझे ये बताओ, क्या ये फैन जो कर रहा है ये रोटेशनल मोशन है? चेक करते हैं एक एक करके तीनों कंडीशन। क्या ये फैन एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है? देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? रॉड। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर पार्ट कवर करने चाहिए। तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इस फैन के ब्लेड पे ना 3 जगह अलग अलग कलर से डॉट बना देता हूँ। जब ये फैन घूम रहा होगा तो आपको कैसा दिखेगा? वो तीनों डॉट अलग अलग कलर के सर्कल्स दिख रहे होंगे, यानी सारे पार्टिकल्स कैसा फॉलो कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात, क्या वो सारे सर्कल्स को अगर मैं प्लेन देखूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आ रहा है? यस, देन इट इज अ रोटेशनल मोशन। क्लियर हुआ रोटेशनल मोशन? पक्का? इजी? कोई डाउट है तो एक बार रीड करके देखो, फिर पूछ लो। मैं इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। जनरली एनसीईआरटी यही डायग्राम बना के देता है, इसलिए बना देता हूँ। इसने कुछ ऐसा अजीब सा डायग्राम बनाया होता है, और ये कोई अपनी रिजिड बॉडी है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये घूम रहा है। तो मैंने इसी को बिना बनाए, आलू को बिना बनाए यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पार्टिकल्स यूनिफॉर्म शेप के हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बस इसका हर एटम एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, कोई डाउट? हाँ बालक, एक एक करके एक बार मैं काव्या का डाउट लेता हूँ। हाँ बोलो, क्या कैसे? मैंने यही डायग्राम में समझा कि यहाँ पर कोई एटम रहा होगा, वो ऐसा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा। यहाँ पर आगे भी कोई एटम हो सकता है, वो ऐसा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा। नीचे भी कोई एटम है यहाँ पर, ये ऐसा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। तो मैंने बिना आलू बनाए आपको डायग्राम बता दिया। ठीक है, हाँ इधर कौन बोल रहा था ऑनलाइन में? सर्कुलर मोशन डिफरेंस। बेटा सर्कुलर मोशन अपन सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लेके चल रहे थे, और यहाँ पर मल्टीपल सर्कुलर मोशंस हो रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में घूम रहे हैं। आप अगर नोटिस करो तो हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, पॉसिबल है 2 सिमिलर रेडियस के हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगा, बट डिफरेंट इसमें एक साथ मल्टीपल सर्कुलर मोशंस हो रहे हैं। इसलिए मैंने इसको एक बार के लिए कहा कि यस ये डिफरेंट है सर्कुलर मोशन से। पर आगे चल के मैं इसको ये भी बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन में जो तीनों इक्वेशन पढ़े थे वो यहाँ भी वैलिड है। कौन कौन से 3 इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो तीनों यहाँ भी वैलिड है। ठीक है, इजी। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ज़ोरदार है। एक बड़ा फेमस गाना था, वो मोए मोए चल रहा था, वो है ना, मोए मोए। तो अगले टॉपिक का नाम यही है। बड़ा फेमस मीम था ना ये। तो टॉपिक का नाम लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं? MOI। मोए मोए मत करना, MOI कर बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक सिमिलर बिल्कुल एज इट इज हमारे एक पुराने टॉपिक सेंटर ऑफ मास के जैसा। ठीक है, एज इट इज सेंटर ऑफ मास की तरह इसमें भी वही सारे पार्टिकल सॉल्व करने वाले हम लोग, और वैसे ही करने वाले, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपको, पहले तो ये समझो ये है क्या चीज़।
अगर एक पार्टिकल आपके पास हुआ करता था, आपने बड़ी इजीली उसका इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया था। ये क्लास 9th में सीख के आए हो आप लोग। इनर्शिया क्या होता है? दैट इज मास। आप एक बार के लिए मास बोल सकते हो। बट अगर एक रोटेटिंग बॉडी है तो उसका इनर्शिया कुछ डिफरेंट होगा। आप सोच के देखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है, रोटेटिंग बॉडी उसका डिफरेंट होगा इनर्शिया। और वो कैसे डिफरेंट होगा ये मुझे कैलकुलेट करके बताया गया कि मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स थे। मान लिया एक पार्टिकल यहाँ था जिसका मास था m1 और डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1। दूसरा पार्टिकल यहाँ कहीं था, इसका मास m2 और डिस्टेंस r2। तीसरा कहीं पे यहाँ पर m3 r3। और ऐसे ही एक और पार्टिकल था mn और rn। बहुत सारे पार्टिकल्स थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? तो एक पार्टिकल के लिए, अगर मैं किसी एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं बच्चों, तो I1 इज रिटन एज I1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर। सिंपल। क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर। ये किसका इनर्शिया निकला? एक पार्टिकल का। नहीं फील हो रहा, दूसरे तरीके से फील कराता हूँ। पहले प्रैक्टिकल जो भी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा वो देखते हैं, देन आफ्टर फिर यहाँ पर लेके आएंगे। हम लोगों ने चंद्रयान मिशन भेजा था। कैसे गया था वो अर्थ से? पहले अर्थ पे से स्पेस में गया, स्पेस में से फिर वो अर्थ के अबाउट घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया और मूव कर गया। यही हुआ था। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? हाँ, कंटिन्यूस मैंने यही किया ना। देखो मेरा हाथ का मोशन देखते हैं आप, घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया एंड देन शूट कर दिया हम लोगों ने मून की तरफ। यही किया था हम लोगों ने। ऐसा क्यों किया? ये काम आप और भी करते हो पतंग लूटते टाइम। ऐसे पहले घुमाते हो घुमाते घुमाते फिर फेंकते हो। क्यों नहीं सीधा फेंका? क्यों नहीं फेंका सीधा आपने? आपने पहले उस पार्टिकल को एक रोटेशनल मोशन दी, उसके अंदर रोटेशन की वजह से इनर्शिया डेवलप किया। धीरे धीरे आपने क्या किया? इनर्शिया मतलब पहले तो उसका मास कुछ था, आप उससे फेंकते शायद वो नहीं पहुंच पाता, बट आपने रोटेशन की वजह से उसमें क्या जनरेट किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया बढ़ जाता है बच्चों। और किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है? देखो रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ता है वो। ठीक है। अगर मान लो मैं आपको सच बताऊं कि 1 किलोमीटर रेडियस का धागा बांध के और आपको एक छोटा सा पत्थर घुमाने के लिए दे दूं तो आपके साथ लेके चल जाए आपको, इतना ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा उसका। ठीक है ना। रोटेटिंग बॉडी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे इनर्शिया बढ़ता जाएगा उसका। आप ये अगर नहीं मानते तो करके देखना आज। एक पत्थर को छोटे रेडियस पे घुमाना फिर बड़े रेडियस पे घुमाना, देखना कौन सा आसान होता है। हाँ हाँ, नहीं कम से कम 2 मीटर तो बढ़ा ही सकते हो, देखना वैसे टूट जाएगी। ठीक, इजी। तो यानी ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एक तरह से, आप ये समझो। बोलो समझ आई बात? हाँ या ना? फिर दूसरी बात, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा एज अ फॉर्मूला, इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसको मैं प्रूव करके आपको अभी नहीं बता सकता। ठीक है। तो इट इज mr स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए। तो दूसरे के लिए क्या होगा? I2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर एंड I3 इज इक्वल टू, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में ना, माइनस लगा दूं? नालायक हूं, लगा मत देना। ये रोटेटिंग बॉडी है बच्चे, इसमें क्या प्लस माइनस? अभी 2 मिनट बाद ये यहाँ दिखेगा। हाँ ये एटम्स है उसके, वही आलू बनाए वापस। अरे आलू घूम रहा है अपने एक्सिस पे, बस मैंने उसके एटम्स दिखाए आपको, पूरा आलू का शेप नहीं दिखाया, जरूरत नहीं है। चाहिए आलू बनाओ ऊपर? ठीक है, शेप से समझ जाओ। बस ये बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है? घूम रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, अब इजी। चलो तो ऐसे ही, अच्छा इसमें नेगेटिव साइन मत ले लेना, रीजन बेटा ये रोटेटिंग बॉडी है। वैसे तो नेगेटिव ले भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है खत्म हो जाएगा। पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखो, ये अभी 2 मिनट में घूम के इधर भी आने वाला है ना। ये तो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, तो आप इसमें डिस्टेंस थोड़ी ले रहे हो। आप इसको ऐसे समझो कि बस इससे, सॉरी डिस्टेंस ले रहे हो आप, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो। ठीक, तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम एन आर एन स्क्वायर। अचानक से अंधेरा सा हुआ ना, क्या हुआ?
चलो, तो ये बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल सकते हैं? अगर मैं टोटल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो I कैन बी रिटर्न एज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN बोल सकते हैं। तो मैं इस बात को क्या सीधे सीधे ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi ri का स्क्वायर, यही तो होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके सामने है। इजी और नॉट? सोचो ये कितना बढ़िया है, उस वाले सेंटर ऑफ में तो मैं चलाता भी नहीं।
नहीं आ रही? अब आ रही है? अच्छा, पहले तो मैं बोल नहीं रहा था, मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व करने के लिए टाइम दिया हुआ है तब तक। इंटरेस्टेड इन सम गंदे गंदे क्वेश्चंस? पक्का? बाद में अगर मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम लगा तो बहुत बुरा मारूंगा। हाँ फिर ठीक है। तुम्हारी इच्छा है, वैसे रुक जाओ, मैं दूंगा टाइम अभी। क्या? ना, दूंगा क्वेश्चंस में, जब करने के लिए टाइम तब करना। चलो, मेरे हिसाब से सबने पहला वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन में 3 मासेस थे, मैंने क्या कहा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स बराबर होते हैं, मतलब ये भी ए और ये भी ए और ये नीचे वाला भी है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी इट विल बी a/2 एंड इट विल बी a/2। अब मुझे इन सब से मतलब ही नहीं था, मुझे एक्चुअली में मतलब किससे था? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही चाहिए था मुझे। पहले पार्टिकल m1 के लिए लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। सबकी वैल्यूज चिपकाएंगे। m1 मुझे m1 ही गिवन है तो m1 लिख दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बताओ m1 के, 0, खत्म। तो 0 का स्क्वायर प्लस m2 की जगह m2 ही था, और r2 देखो a/2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, तो a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4 प्लस m3, और इसकी भी डिस्टेंस यही थी a²/4। द फाइनल रिजल्ट इज I इज इक्वल टू a²/4 m2 प्लस m3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक रेक्टेंगल है, इस पे सारे मासेस सेम है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, सारे मासेस सेम है, साइड लेंथ a। तो आपको इसमें मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताना है, ठीक है? निकाल सकते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने दे रखा है, करके बताओ। क्या? अरे बताना नहीं है, खुद ट्राई करो, गलती करने दो, तभी तो फिर उसका नाम लिखा टुनटुन मौसी। पता है तो फिर कर दो, फिर तुम्हारे दोस्त का नया नाम रख देंगे। स्क्वायर दे रखा है बच्चे, मैंने स्क्वायर है, सारी लेंथ बराबर है। अब तूने बोल दिया रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल भी दे ही देते हैं इसके बाद। तुम लोग चाहो तो मेरे पास और भी गंदे गंदे क्वेश्चंस हैं 3D में भी। हाँ साइड है।
ये वाला करोगे? क्या चीज़? नहीं, कंपोनेंट नहीं होगा, तुम्हें पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें ये चीज़ होती है जिस वजह से लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट। समझ में आ गया ना क्या होता है डिफ़िकल्ट? हाँ, सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना है, ठीक है? ये आधे ज़्यादा m1 r1 कर करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, स्क्वायर वाले का। रुक जाओ, एक बार ये वाला सबका हो जाने देता है, फिर रेक्टेंगल दूंगा देन आफ्टर ये। इसमें नहीं, अभी एक रेक्टेंगल दूंगा उसके बाद ये। पता चलेगा क्वेश्चन तुम्हें देखने में हल्के में लग रहा है। जब तक इसमें मैंने एक वर्ड नहीं बोला तब तक ये बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। दैट इज रेगुलर हेक्सागन। चलो, करना चाहोगे यही वाला? पहले कर लो। ये एक रेगुलर हेक्सागन है और उसके लिए साइड लेंथ ए है और एम वाई निकालना है। सारे मास, सभी पॉइंट्स पे मास है, हर कॉर्नर पे मास एम निकाल के देखो। पिछला वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिन बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है? देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। आपको क्या करना था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था। और मुझे जहाँ तक याद है, स्क्वायर में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसके लिए ये हो जाएगा, इसको r1 नाम देते हैं और इस वाले को r2। बाकी दोनों तो देखने ही नहीं थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे थे, 0। अब इन दोनों के लिए देखें तो यार ये डायगोनली तो है, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? a√2। हाफ कितना हो जाएगा? a/√2। मतलब r1 इज इक्वल टू ऑल्सो a/√2 और r2 इज इक्वल टू a/√2। अब सिंपल दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर जोड़ दो, तो m a² √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस m a² और √2 का स्क्वायर 2। जोड़ा दोनों को, क्या बन गया? ma²। आंसर। अब ये वाला ट्राई करो। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड्स बराबर। इसकी साइड लेंथ है एक की a, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या? समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, रेगुलर हेक्सागन का मतलब यही होता है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी वैसे? हाँ, मास सारे से। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बनाई जाए तो क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है? ठीक है पिकाचू।
नहीं हो रहा सॉल्व। चलो एक हिंट दे दूं, रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। 60 निकल रहा है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है, बैल बुद्धि। एम स्क्वायर, एम स्क्वायर, देखते हैं क्या हो गया, बाकी सब अटक गए। चलो एक बालक ने सिर्फ एम ए स्क्वायर बताया, चलो देखते हैं। श्रद्धा का भी आया आंसर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ये लग रहा हो कि कहीं इनका आंसर सही है, ज़रूरी नहीं है। 3am डायमेंशनली गलत आ रहा तुम्हारा। 3m ए स्क्वायर होता तो भी समझ में आता। डायमेंशनली तो कम से कम सही करो। एम ए स्क्वायर, थोड़ी देर बाद फोर्स इंटू एक्सेलरेशन कर देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी टाइम दे दिया है, करे सॉल्व। एक काम करते हैं बेटा, देखो सब लोग इधर, अब भूल जाओ तुम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप द पेन। मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ होगी वो उसका हाफ कर दूंगा, तो इन दोनों मास पार्टिकल के लिए मिल जाएगा मुझे, और सिमिलर नीचे वाले दोनों के लिए मिल जाएगा, और इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब किसी भी एक को सॉल्व कर लो, कहानी ख़त्म। अच्छा मुझे कहीं से थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्री के। ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री बचा, तो कितना बचेगा। तो बेटा ये जाग, मेरे को देखना पड़ेगा बार बार, जग रहे हो सो रहे हो। 30 डिग्री, ये वाली साइड लेंथ ए है, ये बेस है ना, तो इसको मैं बी नाम देता हूँ एक बार के लिए। तो मेरे हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस 30, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ए, और कॉस कितना होता है 30, 1/2, कॉस 30 इज √3/2, ठीक है।
अब एक के लिए इनर्शिया निकाल लूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चारों बराबर है, तो I इज इक्वल टू 4 इंटू मास है m, और बेटा इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 गुजर गया एंड आंसर इज 3ma स्क्वायर। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया तो बिल्कुल सही था, ठीक है। हाँ गलती से आ गया था पर ठीक है। अच्छा किया था पूरा, चलो अभी सही हुआ। श्रीधा का भी शायद सही आया था। तो परपेंडिकुलर चाहिए क्यों मुझे ये, गुड, चलो डन, इजी। एक और टेस्टी सा बनाते फिर। पक्का करोगे टेस्टी क्वेश्चन? ये तो आसान सा दे रहा हूँ, फिर टेस्टी दूंगा। एक और आसान सा दे रहा हूँ, छाप रहे हो ये, छाप चुके। ये क्यूब है, रेगुलर क्यूब, फिर से साइड लेंथ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डायगोनली निकल रहा है, ठीक है, डायगोनली एक्सिस ऑफ रोटेशन निकल रहा है। तो मुझे इसका मोई मोई निकाल के बताओ। हाँ सारे मास हैं मैं, हाँ ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर मैं प्रिज्म देने वाला था, इसलिए इजी बोल रहा हूँ। क्या वो नहीं आ रहा जय दीक्षित? अरे मैंने एक बार पूछा था, नहीं बोल देते काफ़ी था। 2 बार नहीं बोला उसने, नहीं नहीं। गुड। डायगोनल बनाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2 डायगोनल अपोजिट डायगोनल्स मिला ना, मिला दो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान कर सकता था अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट देता तो थोड़ा सा आसान हो जाता, अगर स्क्वायर डायगोनल देता तो आसान हो जाता, ये क्यूब डायगोनल है। अब देखते हैं तुम्हारी 3D में थिंकिंग लेवल कहाँ तक पहुँची है, 3D में कहाँ तक सोच सकते हो, थिंकिंग लेवल कहाँ तक है।
अब अगर ये भी सॉल्व कर लिया तो एक नई वैरायटी का गंदा वाला क्वेश्चन दूंगा। नहीं आ रहा? आ गया? चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे भी सॉल्व ही करना है सारे, मैं भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। 6ma², ठीक है देखते हैं। ma² कितना आने तो क्या दिक्कत है, ऐसा घबराओ मत कि हमारा आंसर गलत ही होगा, ऐसा मत होता। इस बार आपको हर इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए सोचना है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इस डायग्राम को देख के सोचोगे तो गलत सोच पाओगे। आप अपने रूम को देखो, जिस क्लासरूम में बैठे हो, अज्यूम करो ये एक क्यूब है और इसके किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाकर डायगोनल बनाओ और सोचो हर पॉइंट की डिस्टेंस उस डायगोनल से क्या हो सकती है। एक मिनट, तुम लोग ये कर भी पाओगे? ना, ये तुम लोग कर ही नहीं पाओगे यार। हाँ, अटक जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। वेरिएबल्स तो ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब निकल तो जाएगा, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, बट रहने दो, मत करो ये वाला, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या मैं चेंज कर ही रहा हूँ, ये वाला डायरेक्ट तुम लोग कर नहीं पाओगे। अच्छा बताओ क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इस पॉइंट का जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो ये आएगा, और ये सॉल्व कैसे करोगे तुम, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए रहने दो इसको। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना थोड़ा सा, लो अब मेरे हिसाब से हर कोई कर सकता है। भाई क्या हो गया, मान जा। एक बार में मान गया। तो बेटा मैंने एक स्क्वायर के अबाउट दे दिया है आपको डायगोनल, अब कर सकते, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन अब इजीली कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसमें दिक्कत आ रही थी एक। एक सेकंड बेटा देखता हूँ। चलो हटाओ, जाने दो। चलो तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो स्क्वायर के लिए भी जस्ट सॉल्व किया था आप लोगों ने। तो पहला वाला फेस तो पूरा स्क्वायर है, इसके लिए सोचना ही नहीं है। कितना आया था, कितना आ गया था, ma²। ये तो पहले की कहानी ख़त्म, पहले चार की। अब पीछे वाले चार देखो आप, सबके सब इक्वल डिस्टेंस में है क्या इससे?
नहीं है, फिर से फंसोगे, फिर से फंसोगे। क्यों? देखो ये दोनों तो ठीक थे अपनी जगह, इन दोनों के लिए तो तुम लिख सकते हो 2 इंटू एम और डिस्टेंस फिर से ए स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों भी खत्म। अब असली प्रॉब्लम है ये और ये, किसी भी एक का डिस्टेंस निकल जाए ना तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक का डिस्टेंस निकाले कैसे? देखो ये बताओ, क्या ये इस डायगोनल को इक्वल डिवाइड करेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ, एज ए एल्टीट्यूड आप खींचो, क्या इस डायगोनल को इक्वल डिवाइड करेगा ये? अगर इसकी पूरी लेंथ a/2 है तो हाफ हो जाएगा a/√2। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं बना के देखते हैं ना पहले। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस डायगोनल पे, ठीक है? देख के घबराना मत, अब ये 3D डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा अजीब सा लगेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, a/√2। और बच्चों क्या इसका एक डायगोनल ये नहीं होगा अगर मैं इसको बना दूँ तो? और ये होगा a√2 एज अ हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। क्या हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर? तो निकाल दो। कैसे निकालेंगे? a√2 का स्क्वायर मतलब a² 2a² माइनस a²/2, और ये आ गया बच्चों 3a²/2 दैट इज, अब इसका रूट करना है मुझे तो रूट करके आ जाएगा a√3/2। ये आ गया इसका परपेंडिकुलर। दो पार्टिकल हैं इतने डिस्टेंस पर, ये थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन था। तो यानी कि प्लस 2 इंटू एम इंटू इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² 3/2, 2 से 2 गुजर गया और देखो 3ma² प्लस 2ma² प्लस ma² दैट इज 6ma²। किसी ने आंसर बोला था ये? पर वो तो पिछले क्वेश्चन का बोला था। चलो करेक्ट। हाँ हाँ, तो 3D मैंने कहा ना, 3D डायग्राम सोचना पड़ेगा। इसमें ट्राइंगल देखो अलग ही फेज में बना हुआ है ये, इसलिए ये लाइन जो खींची है तो हालांकि ये वाली लेंथ निकली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा उसके लिए भी सेम ही आएगी, आप सोच के देखो, आपको देखने क्या एक ये रहा और एक ये दूसरा कॉर्नर ये रहा, तो ये भी तो ऐसे ही होगा, इसके लिए भी तो नीचे से डायगोनल जाएगी। ये दिखने में क्या 3D डायग्राम है इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा, छोटा सा दिख रहा है ये बड़ा सा दिख रहा है क्योंकि आप ये फेस देख रहे हो सामने से, ठीक है? कौन सा चैप्टर चल रहा है जो अभी? हाँ फिर तो होता है, फिर तो होता है। जेके 10 डाउट थे। अच्छा तुम लोगों को पता फिजिक्स में थर्मो है, तो मैं पढ़ाऊंगा थर्मो। नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली में। आप जो केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हो, इसमें पॉजिटिव लेते हो? केमिस्ट्री में क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। इसका एक छोटा सा रीजन ये है, फिजिक्स में आप आगे चल के मशीन्स बनाओगे और अगर मशीन पे मैं काम कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? अगर मुझे मशीन पे काम करना पड़ा तो नेगेटिव। मशीन मैंने क्यों बनाई, मशीन काम करे, मैंने इसलिए थोड़ी बनाई थी कि मैं काम करूं, ठीक है? तो मशीन वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव बट ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव।
इसलिए बस एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है और कुछ नहीं। इजी, आगे बढ़े। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। ये वाले तुम लोगों ने पकड़ लिए पैटर्न, तो नया पैटर्न दे देते हैं क्या। हाँ ये सारे पैटर्न पकड़ लिए, अब तुम लोग कैसे भी सॉल्व कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री और ये सब लगाकर, तो पैटर्न चेंज कर देते हैं। हाँ बालक, बेटा एक काम करो, पहले 3 दिन का व्रत करो, उसके बाद फिर पूछने आना मुझसे। मैं 4 बार पूछा भाई, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, बोल नहीं रहे, नालायक। मैंने पेज चेंज कर दिया, अब याद आ रहा है, सल डाउट है क्या बेटा, ये नहीं आया समझ में, बोलो। एक बात बताओ, यहाँ से मैंने आप अब देखो ये क्या 3D डायग्राम है, मान लो ये इस फेस पे, जहाँ पर रेक्टेंगल लगा हुआ है ना, इस फेस पे एक डायगोनल था मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला, यही है। मुझे उस कॉर्नर से इस डायगोनल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक। तो ये बताओ इस डायगोनल का मिड पॉइंट पे टच करेगा ये, तो मिड पॉइंट डायगोनल का अगर मैं निकालूँ तो क्या a/√2 आएगा, ये मानते हो। अब देखो ये है मेरा डायगोनल को टच करने वाला पॉइंट, बीच में नीचे नहीं जा रहा है, देखो बीच में है कहीं पर डायगोनल, ठीक। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दूँ मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखो तो ये डिस्टेंस a/√2 है। और नोटिस करो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, यहाँ से ऐसे क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे और ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस निकाली, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये आया। ऐसे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते थे, एक ये था और एक ये था, दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर थी। आप सोचो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी डिस्टेंस, हाँ क्या हो गया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी डिस्टेंस इसकी थी उतनी डिस्टेंस मुझे किसकी मिली थी, ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक डिस्टेंस मुझे इसकी इतनी मिली थी और उसकी इतनी मिली थी, दोनों की सेम मिलेगी, दोनों कॉर्नर्स की। तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया, बराबर कर दिया था। तो इसलिए 2 टाइम्स करके देखो मैं लास्ट में m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर किया, बस खत्म, सिंपल। चलो तो अगला क्वेश्चन देते हैं। अब क्लियर हुआ कि अब भी नहीं हुआ, रखना 3 दिन का उपवास पक्का, मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना, नहीं आया तो बोलो। जय दीक्षित, हाँ गुड़िया, अरे नहीं नहीं नहीं, इजी दे रहा हूँ। गरीब है ये शुद्ध गरीब है। क्या पाकिस्तान, नहीं गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते, भिखारी और गरीब में अंतर होता है, मैंने कई बार बताया तुम लोगों को। हाँ गरीब भीख नहीं मांगता बेचारा, जैसे तैसे सरवाइव करता है। एससीओ में लोगों ने मीम बना दिया उसका, रशिया और वो क्या नाम है, पुतिन और मोदी जी निकल रहे हैं, तो वो जो मोदी जी उसको कुछ बोलते हुए जा रही है, बगल में खड़ा है, हाँ तो वो मोदी जी उसको बोलते हुए निकल रहे हैं, मीम जो बनाया है कि ये भिखारी खड़ा है, इसकी तरफ देखना मत, पैसे मांग लेगा, चुपचाप निकल ले। वो बगल में खड़ा है, सच में नहीं देखा, दोनों निकल गए। और इस बार सबसे गजब की बात ये हुई कि चाइना ने उसे पहले वार्न कर दिया था, चाइना ने वार्न कर दिया था गलती से भी इंडिया के खिलाफ कुछ मत बोलना, तो बेचारा आके कुछ नहीं बोल पाया, हर बार जाके कश्मीर कश्मीर करता रहता था, इस बार वो भी नहीं बोल पाया। एक्चुअली में अब डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पर जो बुरा फेस करना पड़ रहा है ना, वही जानता है, वहाँ की जनता सुनाई जा रही है उसे, भर भर के सुना रही है। चलो क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन,
एग्जैक्टली इसके सेंटर में है, एक्सेस ऑफ रोटेशन में सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ इसे। अरे यार गुड, वेरी गुड। देखते हो सकता है इजी हो जाए, मुझे नहीं पता। काव्या मालूम है ना हिट लिस्ट में हो, मालूम है ना हिट लिस्ट में हो, मालूम है ना आपको, आप मेरी हिट लिस्ट में हो, मेरी हिट लिस्ट में हो, मालूम है नहीं है? ऐसे याद दिला रहा था मैं। इसकी रॉड की लेंथ है बच्चों L, और इस पूरे रॉड का मास है M। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। मोए मोए, हाँ हाँ लगाओ दिमाग। एक्सिस ऑफ सेंटर में बिल्कुल पूरे पे मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। थोड़ा हाँ आराम से सोचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? ml²/4। अब वो तुम देखो, ये रॉड के सेंटर के अबाउट घूम रहा है, रॉड की थिकनेस नेग्लेजिबल है, मास पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह मास नहीं है इस बार। तो बालकों जरा सोच के देखो, तुम लोग जो बेवकूफ़ी कर रहे हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा मास है और हर मास का डिस्टेंस अलग अलग है, फिर कैसे लगा सकते हो दोनों तरफ m/2 और लगा दिया r/2 है। और उससे भी आंसर तुम्हारा क्या आया? ml²/4 आया। हाँ उससे तो वो आता लेकिन गलत है। मैं करूं? हाँ हाँ आराम से। बस वो काली टी शर्ट पहनने में दिमाग लगाता है। तो मैं क्या लगा, तुम्हारी फजीती कर रहा हूँ? नहीं। हाँ और अमेरिका को पता है, ट्रंप को वहीं के कोर्ट ने वो कर दिया कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। 25 दिन के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं किया कि मैं लगा सकता हूँ, तो सारे टैरिफ मजबूरी में हटाने पड़ेंगे, और हटाने ही नहीं पड़ेंगे, टैरिफ की वजह से जितना पैसा यूएसए ने कमाया पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो उसने जितना कमाया, और उसका नुकसान कौन भुगतेगा? अमेरिका की जनता। उन्होंने पैसे तो भर दिए सारे, और अब उन्हें कंट्रीज को लौटाने पड़ेंगे। हो गया? मैं करूं? खत्म। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, चलता है। गलत आंसर अलाउड है। एटलीस्ट ट्राई किया आपने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम पेन लेके मुंह में खाते रहें और बैठे रहें, वो सबसे बेकार काम होता है।
एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, दैट इज गुड। ठीक है, करूं मैं सॉल्व? लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई जैसे मैंने कहा मैं सॉल्व करता हूं। चलो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 एक्सेस ऑफ रोटेशन से, और ये डिस्टेंस भी L/2। ठीक है, प्रॉब्लम है यार मास इस बार हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक छोटा सा मास काट के निकाल लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा मास काटा यहाँ पर dx, जो यहाँ से कितना डिस्टेंस रखती थी x, बोलो, यहाँ से x डिस्टेंस रखती थी। इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना आएगा बच्चों, बता सकते हो? dm इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? और पूरे का निकालना होगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात यह है कि dm कितना है ये निकालते हैं, तो dm निकालें। तो मुझे लगता है शायद पूरे मास का पर यूनिट लेंथ m/l था, तो dx लेंथ के लिए जो मास होगा वो कितना होगा, dm। अगर इस dx को इधर चिपका दें तो dm कितना आ गया, m/l इंटू dx। बोलो ये बात समझ आई, हाँ या ना? इसको उठाकर यहाँ पर रख दें और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो देखो इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्चों? देखो इस तरफ L/2 और इस तरफ भी तो L/2, तो माइनस का L/2 प्लस का L/2 ये रखोगे। हाँ हाँ यही रखना पड़ेगा। माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट लिया तुमने इस वक्त, ये सोचो इस पॉइंट के लिए पूरा रॉड कवर करना चाहते हो तब तो प्लस माइनस दोनों साइड जाना पड़ेगा ना। ये एक आपने वेरिएबल लिया है, वो आर एक फिक्स वैल्यू होती थी, दोनों में डिफरेंस समझो। तो वेरिएबल आपको पूरा रॉड कवर करना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस L/2 से प्लस L/2 तक जाना पड़ेगा ना पूरा रॉड कवर करने के लिए। तो यहाँ लिया माइनस का L/2, यहाँ लिया प्लस का L/2। ठीक है, dm की वैल्यू चिपकाई और सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया i, और यहाँ पर dm की वैल्यू हो गई m/l बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन माइनस L/2 से, अच्छा ये कैपिटल L था है ना, और प्लस का L/2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1/3 को बाहर रख दूँ तो i इज इक्वल टू आया मेरे पास m/3l, अंदर बचा x³ और उसको लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L/2 L मतलब L³ 8 माइनस लोअर लिमिट L³ 8, माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा है ना, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। L³ 8 मतलब ये हो गया L³ 4 m। अच्छा L³ से एक L कट जाएगा तो L² लिख दूं, और नीचे बचा 4, 3 4 जा 24, तो 1/12 ml²। इसे याद भी करना है, इसे याद भी करना है। क्या हो गया, सही हुआ? हाँ हाँ अच्छा गुड गुड। तो 1/12 ml²। तो बेटा अब शुरू हो गई आपकी इंटीग्रेशन वाली कहानी। यहाँ से रिजल्ट्स तो याद करने ही करने हैं और मेथड भी याद करना है। आज थोड़ा सा एक और टेस्टी क्वेश्चन की झलक दूँ, चाहते हो? क्या है, पेट भरा है? मैं सोच रहा था थोड़ा सा वेरिएबल रॉड देता, चलो जाने दो। सच में टाइम हो गया यार। हाँ आज टाइम निकाल लिया जल्दी। आया इंटरेस्ट आज? अब बताओ, तुम लोग अफवाहों पे ध्यान देते हो, रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट है, ये है वो है।
है? नहीं नहीं, ऐसा अफवाहें उड़ती है इसकी बहुत, रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन। क्या हो गया? हाँ, पर ये चैप्टर है बहुत वास्ट। जैसे आपका स्ट्रेट लाइन या सॉरी एनएलएम वाले चैप्टर को अपन जितना चाहे उतना कर सकते हैं ना, वैसे इसके साथ है, चाहो जितना खींच सकते हैं। इसका अच्छा खासा वेटेज भी होता है इस चैप्टर का। इसमें क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं भर भर के। जैसे यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ आपके लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को कॉर्नर पे रख देते हैं। हो गया क्वेश्चन चेंज। और गजब की बात बताऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ रख देते हैं, बाहर एल डिस्टेंस दूर। मतलब ये रॉड कुछ ऐसे घूम रहा था। तो चलो यही क्वेश्चन करते हैं अगला, तो बन गया तो फिर कर ही लेते हैं। चलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द रॉड ऑफ लेंथ एल। हाँ, अब वो तुम जानो, बाकी मास और लेंथ तो पता ही है तुम्हें। ये वाला लगाने की बेवकूफ़ी मत करना, L/2 पे था एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना सॉल्व करना। क्वेश्चन ये वही रॉड है, मास m लेंथ l, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉड। मतलब ये रॉड ऐसे घूम रही थी, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे ऐसे चक्कर खा रही है रॉड। हम्म, हाँ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कैसे लड़ मरे? हम्म, ml² बाय।
मैं आंसर बोल रहा हूँ वो लिखो एक बार। m ब्रैकेट a प्लस एल बाई टू का स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शॉर्टकट है, ये मैंने शॉर्टकट से निकाला आंसर। ये सॉल्व करके देख लो, अगर यही आंसर आएगा जो मैंने अभी लिखवाया, सॉल्व होगा ना थोड़ा सा भी। जब बोल रहा था तब क्यों एटीट्यूड प्रॉब्लम थी? नहीं लिखेंगे हम तो हमारे एटीट्यूड, हम क्यों लिखें आंसर? लिखो m ब्रैकेट a प्लस एल बाई टू का स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो चुका है ना, प्लस 1/12 ml स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना पूरा, और ये इसमें जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए। ये शॉर्टकट है जो आगे चल के सिखाऊंगा। मैंने शॉर्टकट से निकाला अभी आंसर। तुम लोग शॉर्टकट लगाने की गलती मत करना, इस शॉर्टकट में कई टेक्निक्स हैं, हर बार कहीं पता चले फंस जाओ, इसलिए। ठीक है, अच्छा रिंग के लिए निकालें? नहीं आया आंसर? करूँ सॉल्व करूँ? अरे बहुत आसान था यार, तुम लोग फालतू घबराते रहते हो, तो मैंने तुम लोग को थोड़ा सा डरा दिया इसलिए। ये लो इधर देखो, ये बताओ स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 0 से करेंगे तब तो रॉड यहाँ से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ए है मेरा और एंडिंग पॉइंट एल बाई टू, सॉरी एल, ए प्लस एल, एंडिंग पॉइंट इज ए प्लस एल। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पर हुआ? ए प्लस एल पे। तो बस लिमिट्स ऐसे पुट कर देना, खत्म। ठीक है, नहीं तो 0 कर दिया इसका मतलब तुमने रॉड यहाँ से स्टार्ट कर दिया, रॉड यहाँ से थोड़ी स्टार्ट है। रॉड पहला मास पार्टिकल कहाँ मिला? ए डिस्टेंस के बाद। लास्ट मास पार्टिकल कहाँ मिला? ए प्लस एल पे। तो लिमिट ये चेंज हो जाएगी, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ ना आंसर ही तुम लोगों को। एम ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर, और ये हो गया एम ए स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस उधर उधर जाएगा तो एम ए एल प्लस 1/12। नालायक पिट जाओगे मुझसे, मैं फिर बोल रहा हूँ। 3 4 7 ये आएगा इसका आंसर। फाइनल रिजल्ट ये आएगा सॉल्व करके। करना, मैं लिमिट वगैरह बताई थी कैसे करना है, करो ट्राई घर बैठ कर।